हेलो, माई सेल्फ श्याम। फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देख रहे थे द यूनिवर्स। इसके टॉपिक्स में हमने देखा कि यूनिवर्स किस तरीके से है, गैलेक्सी किस तरीके से बनती है और सोलर सिस्टम किस तरीके से होता है। यहीं पर हम देख रहे हैं, आज देखेंगे सन, प्लैनेट्स एंड इक्लिप्स, सूर्य ग्रह और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जितने भी तरीके के ग्रहण हैं वो किस तरीके से यहाँ पर होते हैं, इसका हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम सन अर्थात सूर्य। सोलर सिस्टम का मेन मुखिया ये है, सूर्य है, जो कि हमारा क्या है, तारा भी है। और इस तारा जो कि हमारा सूर्य है, ये लगातार रूप से हाइड्रोजन से हीलियम बनने के दौरान ऊर्जा निष्कासित करता रहता है। जो एनर्जी है लगातार रूप से बाहर आती रहती है और पूरा सौर मंडल इससे प्रकाशमान रहता है। ठीक है, यदि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देख सकते हैं कि कन्वेंशनल जो जोन है वो यहाँ पर संवहन जोन की तरह बाहरी रूप में दिखाई देता है। आंतरिक हिस्से में रेडिएशन जोन है जो कि विकिरण जोन के रूप में हमें प्राप्त होता है। यह मध्य स्तर पर होता है इस तरीके से। और जो आंतरिक बिल्कुल कोर रूप में हमें प्राप्त होता है उसका नाम है कोर, जो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से हुई। यदि हम पूरी तरीके से स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर देख चुके थे अभी। इसके बाद यदि इसके ऊपरी हिस्से की यदि हम बात करें, यहाँ पर ये जो इसका ऊपरी हिस्सा है, सरफेस फ्लोज यहाँ पर निकलती रहते हैं और इसके ऊपर आता है फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल से ऊपर की यदि हम बात करें तो क्रोमोस्फीयर या वर्ण मंडल। ठीक है, यहाँ प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, और इसके ऊपर आता है वर्ण मंडल या क्रोमोस्फीयर। यह सीधे तौर पर हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके ऊपर फ्लेयर आते हैं जो कि ज्वालाएं, लगातार रूप से ज्वालाएं निकलती है। कोई गर्म जलते हुए चीज़ में हम देख सकते हैं कि लगातार रूप से ज्वालाएं निकलती रहती है। तो उसी तरीके से यहाँ सूर्य में भी लगातार फ्लेयर या ज्वाला निकलती रहती है। इसके बाद हम बात करें तो सन स्पॉट। यदि किसी स्थान से लगातार वो तेजी से यदि एनर्जी बाहर निकल जाए तो वहाँ पर सन स्पॉट या सूर्य कलंक बन जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, सूर्य कलंक। सन स्पॉट बन जाता है। इन सन स्पॉट या सूर्य कलंक का आगे जाकर के हम अध्ययन करेंगे कि हमारे जो पर्यावरण में है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है सन स्पॉट का। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर एक कोरोना भी पाया जाता है। यह है सूर्य में कोरोना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सूर्य का जो कोरोना है यह है इसका ऊपरी जो सरफेस है, इसका जो ऊपरी सरफेस है, बाहरी सरफेस है, उसके अंदर इस रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये कोरोनोस्फीयर के रूप में होता है, जो बाहरी परत होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सूर्य की सबसे बाहरी जो परत है, जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है, कोरोनोस्फीयर है। ठीक है, कोरोनोस्फीयर सूर्य की सबसे बाहरी परत है और यह जो हिस्सा है सूर्य के आखिरी छोर से लेकर के कोरोनोस्फीयर के बीच में जो यह हिस्सा है ये कोरोना कहलाता है। ठीक है, और जब सूर्य ग्रहण जब होता है, सोलर इक्लिप्स जब होता है, तब ये सूर्य तो पूरी तरीके से ढक जाता है और बाहरी रूप में यह कोरोना ही हमें दिखाई देता है, जिसे कोरोनल होल के रूप में हमें प्राप्त होता है, जब डायमंड रिंग के रूप में हमें दिखाई देता है। तो जब सोलर इक्लिप्स के समय यह कोरोना होल ही हमें दिखाई देता है, किसके रूप में, डायमंड रिंग के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से सूर्य की संरचना का हमने पूरी तरीके से अध्ययन किया। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर इस चित्र में भी कि सूर्य का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रंग के हिसाब से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लेयर्स किस तरीके से निकलती है, कन्वेक्टिव जोन किस तरीके से, यहाँ पर रेडिएटिव जो जोन है वो किस तरीके से, बेसिकली कोर जो आंतरिक जो हिस्सा है, सन स्पॉट, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्पॉट होते हैं और यह स्पॉट हमारे पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर फोटोस्फीयर, कोरोनल होल और क्रोमोस्फीयर
ठीक है, ये सभी प्रकार के जो तत्व है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा हिस्सा सूर्य का नहीं है। तो जो होने वाले जो हिस्से हैं, होने वाले जो पार्ट है वो हम देख लेंगे, बाकी का जो बचा हुआ ऑप्शन आएगा वो नहीं होने वाला होगा। तो हमें इस बारे में देख लेना है। इसके बाद देखते हैं कि सूर्य के जो फ्लोर है, जो ज्वालाएं हैं, वो ज्वालाएं यदि पृथ्वी के जो मैग्नेटिक जो क्षेत्र है उन पर आए तो किस प्रकार के कार्य होंगे, किस प्रकार के काम होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ पोल में यदि नॉर्थ पोल से यदि वो फ्लोर या ज्वालाएं आएंगी तो अरोरा बोरियोलिस का निर्माण बनेगा, और यदि दक्षिण साउथ पोल में होगा तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस बनेगा। तो बेसिकली क्या है, सूर्य से आने वाली जो ज्वालाएं हैं, जब पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, जो कि कैसे हैं ध्रुव, मैग्नेटिक पोल हैं, ठीक है, जब मैग्नेटिक एरिया से टकराते हैं तो विशेष रूप से अलग प्रकार की ज्वालाएं या अलग प्रकार की एक सुंदर सुहावना हमें चित्र दिखाई देता है आकाश में, ठीक है, और उन चित्रों को हम कहते हैं अरोरा। नॉर्थ पोल में उसको हम अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं और साउथ पोल में हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, इसका नाम इस तरीके से अरोरा ऑस्ट्रेलिस किया जा सकता है और हम इसका नामकरण इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे प्लेनेट सिस्टम किस तरीके से है। इस सोलर सिस्टम में प्लेनेट कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो आएगा वो मरकरी या बुध आएगा, ठीक है। हमें सीक्वेंस इनका पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले बुध या मरकरी होगा, उसके बाद वीनस या शुक्र होगा, ठीक है, अर्थ या पृथ्वी होगा तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मार्स या मंगल होगा, ठीक है, और उसके बाद एस्ट्रोलाइड की एक श्रृंखला पाई जाती है। चारों ग्रहों के बाद में एस्ट्रोलाइड्स की, क्षुद्र ग्रहों की एक श्रृंखला पाई जाती है, वो भी लगातार रूप से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई ग्रह या प्लेनेट नहीं होते। उसके बाद देखते हैं जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न या शनि, अरुण या यूरेनस और नेपच्यून या वरुण। ये इस प्रकार से 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में है। नवा ग्रह जो कि प्लूटो माना गया था, उसको अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ ने बाहर कर दिया गया। कुछ न्यूनतम मान्यताओं को वो नहीं माना गया था। अब न्यूनतम मान्यता कौन सी थी कि ये माना गया कि ऐसे पिंड, सोलर सिस्टम के ऐसे पिंड जो लगातार रूप से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करें, साथ ही वो निश्चित परिपथ में, निश्चित पाथ में ही अपना चक्कर लगाए। तो यहाँ पर सभी ग्रह इसको फुलफिल कर रहे थे, लेकिन जो प्लूटो जो ग्रह था वो इसको फुलफिल नहीं कर रहा था। वो दूसरे ग्रह की कक्षा को भी काट रहा था, नेपच्यून की कक्षा को काट रहा था, इसलिए उसको इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। और 2006 में हमने माना कि हमारे सोलर सिस्टम में केवल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इस तरीके से इनकी हमने स्थिति देखी। इसमें हम देख सकते हैं कि जो शुरुआती 4 ग्रह हैं, शुरुआती जो 4 ग्रह हैं उन अलग तरीके से है, और जो बाद के जो 4 ग्रह हैं वो अलग तरीके से हैं, ठीक है। जो शुरुआती 4 ग्रह हैं वो आकार में छोटे हैं और इनको बोला हमने इनर प्लेनेट, ठीक है, आंतरिक ग्रह। इन वालों को हमने इनर या आंतरिक ग्रह बोला है। और ये जो बाहर के 4 ग्रह हैं इन्हें बाहरी या आउटर प्लेनेट बोला है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी कुछ विशेषता है और इनकी भी कुछ विशेषता है। इनकी जो विशेषताएं है, इनर जो प्लेनेट की विशेषता है, ये स्मॉल है एंड रॉकी है, कठोर है, इनमें रहा जा सकता है, जमीन है, इनमें जमीन नहीं है, केवल वायवीय स्थिति है, ठीक है। यहाँ पर ये पहला अंतर हुआ। दूसरा है सॉलिड सरफेस है और यहाँ पर सॉलिड सरफेस नहीं है, केवल वायवीय स्थिति है। एक
इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो वहाँ पर बादलों का एक समूहन जैसा है, पूरी तरीके से सॉलिड अभी नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर जो मास देखते हैं लो मास है और यहाँ पर इनका है हाई मास। ये इंटरनल या आंतरिक ग्रहों के बारे में बतलाते हैं, ये एक्सटर्नल या बाहरी ग्रहों के बारे में बतलाते हैं। इन दोनों का अंतर हम देख लेंगे। सीधे सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से आंतरिक ग्रहों की विशेषता कौन सी है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से इंटरनल या आंतरिक ग्रहों की विशेषता है और कौन से एक्सटर्नल या बाहरी ग्रहों की विशेषता है। हाई डेंसिटी होती है इंटरनल में और इनमें लो डेंसिटी होती है। क्लोज टू सन, ये बिल्कुल सूर्य के नज़दीक होते हैं, ये फार फ्रॉम सन होते हैं। इसके बाद नो रिंग्स, यहाँ पर एक भी किसी भी ग्रहों में रिंग्स नहीं पाई जाती और यहाँ पर कुछ ग्रहों में रिंग पाई जाती है, देखने से हमें पता चल रहा है। यहाँ पर यदि हम देखें इंटरनल में कुछ ग्रहों में उपग्रह भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। जो ग्रह है इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उपग्रह पाए जाते हैं और यहाँ पर रिंग्स भी पाई जाती है। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस है, वो सीधे सीधे तौर पर हमें पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में सीधे तौर पर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो ये हमारा सौर मंडल है, ठीक है, जो सोलर सिस्टम है, इसके बाहर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि नेपच्यून जो ग्रह था, हमने देखा यहाँ पर ये लास्ट वाला जो ग्रह था नेपच्यून, इसके बाहर भी कुछ चीज़ें होती है जिन्हें हमने क्या नाम दिया, कूपर बेल्ट के नाम से बतलाया। ठीक है, तो इसे हमने क्या दिया, कूपर बेल्ट कहा। इस वाली बेल्ट को क्या कहा, कूपर बेल्ट, जो कि हमारे सौर मंडल का बाहरी हिस्सा है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊट क्लाउड पाए जाते हैं। ऊट क्लाउड क्या होते हैं, हमने पहले भी बतलाया था कि ऊट क्लाउड के द्वारा ही गैलेक्सी का निर्माण होता है और ये है जो हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, ये सब ऊट क्लाउड ही है। तो ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि ऊट क्लाउड यदि सोलर सिस्टम में हमारे में है या नहीं है, बिल्कुल है, ऊट क्लाउड बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, और बाहरी हिस्से की जो इस बेल्ट का क्या नाम है, कूपर बेल्ट के नाम से जानी जाती है। सीधे तौर पर प्रश्न आ सकते हैं। अगला है हमारा कोमेट। कोमेट में भी यदि हम बात करें, हेली कोमेट जो है वो 1986 में 1986 में लास्ट टाइम देखा गया था और उसके बाद यदि देखा जाएगा तो लगभग आफ्टर 76 ईयर, ठीक है, 2061 में इसको देखा जाएगा। ये कभी कभी हमें देखा जाता है और लगभग 75 टू 79 ईयर्स में देखा जाता है। एवरेज की यदि मैं बात करूँ एग्जैक्ट तो 76 ईयर इसकी एवरेज रूप में यह देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। हम बेसिकली अर्थ की स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो दो तरीके से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन अपने ही एक्सिस पर रोटेशन करती रहे और रिवोल्यूशन किसी पर्टिकुलर किसी स्टार के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते रहे। और यहाँ यदि हम बात करें तो वो स्टार कौन सा है, सूर्य है। जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ रिवोल्यूशन किसके तरफ करती है, वो करती है सूर्य के, और रोटेशन तो अपने एक्सिस पर करती ही है। इस तरीके से जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के चारों तरफ भी करती है और अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है। यह है हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो कुछ फैक्ट है, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो एक जो रोटेशन है वो 24 घंटे में 24 आवर्स में पूरा कर लेती है और इसी आधार पर डे और नाइट बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। और इसकी स्पीड यदि पूछी जाए तो स्पीड नोट डाउन कर लो, 1036 माइल्स पर आवर। एक घंटे में 1036 मील सफ़र जो पृथ्वी कर लेती है। साथ ही हमें देखने वाली बात है कि इसकी दिशा कौन सी है। इसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व। यह इस दिशा में अर्थ है वो रोटेट करती है। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि इसकी दिशा कौन सी है। ठीक है, यह यहाँ पर माना कि ये सूर्य है, सन है
और यहाँ पर सूर्य के सामने वाला जो हिस्सा होता है वो चमकता है और डे के रूप में हमें प्राप्त होता है, और जो इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो नहीं चमकता और नाइट के रूप में हमें प्राप्त होता है। और पृथ्वी लगातार रूप से घूमती रहती है, इसलिए हर 24 घंटे में एक साइकिल पूरा कर देती है, और 12 घंटे लगभग यहाँ पर दिन और 12 घंटे एवरेज रूप से यहाँ पर रात होती है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है विशेष रूप से, यदि प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि कुछ समय इन ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री इस झुकी हुई पृथ्वी में यदि हम बात करें तो 6 महीने दिन नॉर्थ पोल में और 6 महीने रात नॉर्थ पोल में होती है। उसी तरीके से साउथ पोल में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये क्यों होती है? यदि सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए कि आखिर में ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो जो पृथ्वी है वो इलिप्टिकल पाथ में सूर्य के चारों ओर घूमती है। इलिप्टिकल पाथ होती है, दीर्घवृत्ताकार रूप में होती है, और दो स्थिति यहां पर देखी जा सकती है। एक तो है पेरीहेलियन और एक है एपहेलियन, ठीक है। पेरीहेलियन और अपहेलियन दो स्थिति यहां पर होगी, उपसौर और अपसौर, ठीक है। उपसौर और अपसौर। उप का मतलब होता है नजदीक, तो पेरीहेलियन उपसौर की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से होती है, और अपहेलियन अपसौर की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से पाई जाती है। दोनों स्थिति यहाँ पर होती है। और सूर्य जब पृथ्वी के नज़दीक होता है तो पेरीहेलियन की स्थिति होती है, और जब सूर्य पृथ्वी के दूरस्थ स्थिति में होता है तो अपहेलियन की स्थिति होती है। और दोनों की तारीख भी याद कर लेनी है, 3 जनवरी और 4 जुलाई, ठीक है। यहां पर जो पेरीहेलियन की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है, और अपहेलियन की जो स्थिति होती है 4 जुलाई को होती है। इनकी तारीख जो है वो हमें याद कर लेनी है, सीधे तौर पर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और यह बिल्कुल फिक्स है कि इसी दिन अपहेलियन और पेरीहेलियन की स्थिति होगी। यहाँ पर यदि हम देखें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो सूर्य है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो भी लगातार रूप से साइकिल कर रहा है, रोटेट कर रहा है गैलेक्टियल प्लेन पर या गैलेक्टियल पाथ पर, ठीक है। तो हर आकाशीय पिंड एक दूसरे के परिक्रमा कर रहा है। जहां रोटेशन भी कर रहा है वहीं रिवोल्यूशन भी स्थिति देखी जाती है। तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है, जितनी भी आकाशीय पिंड है, ब्रह्मांडीय पिंड है, वो सब एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कौन किसके लगा रहा है ये फिर दोबारा से देख लेते हैं। कौन किसके लगा रहा है? जो उपग्रह है, सैटेलाइट जो होते हैं, वो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो सैटेलाइट है वो प्लेनेट के चारों ओर लगाते हैं, जो प्लेनेट है वो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, साथ ही रोटेशन भी करते हैं और रिवोल्यूशन भी करते हैं। और जो स्टार है, यहाँ पर जो सोलर सिस्टम हमने देखा, ये सोलर सिस्टम भी हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पाथ ऑफ सन अराउंड मिल्की वे, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाथ ऑफ सन अराउंड मिल्की वे किस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ पर नॉर्थ इक्लिप्ट पोल बन रहा है, और यह पूरा सोलर सिस्टम इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन घूमने, जिस तरीके से पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं, ठीक है। 365 दिन या 1 वर्ष लगता है सूर्य के चक्कर लगाने में। उसी तरीके से इस पूरे सोलर सिस्टम को एक गैलेक्टियल पथ पे चक्कर लगाने में, गैलेक्टियल पाथ पे चक्कर लगाने में किसके चारों तरफ? इस मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 250 मिलियन ईयर, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 25 करोड़ वर्ष,
इतने समय में जाकर के यह एक चक्कर, एक पाथ पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ को समझ लेना है, देख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम कि जो पृथ्वी की जो स्थिति है, उन स्थिति के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग ऋतुओं का आगमन होता है। ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन किस तरीके से है, कर्क रेखा के नज़दीक है। ठीक है, और अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। तो इंडिया में यहाँ पर अलग अलग तरीके से 4 मौसम पाए जाते हैं, जहाँ 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और लगभग 22 दिसंबर अलग अलग सीजन के आधार पर अलग अलग यहाँ पर ऋतुएं बदलती रहती है। जहाँ पर हम बात करें 21 मार्च को जो सूर्य है वो सीधा चमकता है, 21 मार्च को जो सूर्य सीधा चमकता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। उसके बाद यदि हम बात करें 21 जून को, तो यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो सूर्य चमकता है वापस विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को, और यहाँ पर हम बात करें तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो लगातार रूप से सूर्य का उत्तरायण होना, फिर दक्षिणायन होना, फिर उत्तरायण होना, और यह साइकिल लगातार रूप से होता रहता है, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन देखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में अगला जो है वो मेटियोर्स या उल्का किस तरीके से होती है। उल्काएं आकाशीय पिंड है, सेलेस्टियन बॉडी है, जो कि किसी भी प्लेनेट पर या कहीं पर भी जाकर के गिर जाते हैं उसके ग्रेविटी के कारण, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर भी इस तरीके की चीज़ें होती है, और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उनके घर्षण के कारण इस प्रकार से शूटिंग स्टार के रूप में या टूटता तारे के रूप में हमें दिखाई देता है। रात में हम इसको आसानी से देख सकते हैं, कई बार वो हमें आसानी से दिख भी जाता है टूटते हुए तारे के रूप में। लेकिन जब वो तारे के रूप में टूटता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल को पार करता हुआ उसकी सतह पर पहुंच जाता है, और यदि उसका 1 मीटर से वो छोटा है, 1 मीटर से छोटा है, तो उसे मेटेरियोट्स या उल्काश्म बोला जाता है। और यदि 1 मीटर से बड़ा है, 1 मीटर से बड़ा है वो, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटियोराइड्स या उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे उल्का पिंड या उल्काश्म पूरी दुनिया में अलग अलग स्थान पर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मून, चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। और हम ये देख सकते हैं कि लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स अगो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। 4.4 अरब वर्ष पहले चंद्रमा निर्माण हुआ है। और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई कैसे है, इसको हम देख सकते हैं चित्र के द्वारा, कि कोई इम्पैक्टर बाहरी कोई ग्रह था, वो पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आकर के उसकी टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद पृथ्वी का मास, कुछ मास बाहर की ओर निकला, और वो लगातार रूप से पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने लग गया, और वही आखिर में जाकर के चंद्रमा बना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर चंद्रमा हुई, और उस समय जब चंद्रमा का निर्माण हो रहा था तो एक नई बात है वो सीख लेनी है हमें, कि जब चंद्रमा का निर्माण हो रहा था, मून का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस समय पृथ्वी पर भी रिंग बनी थी। इस तरीके से पृथ्वी का रिंग का निर्माण भी हुआ था। यदि पूछ ले प्रश्न में कि किसी कालखंड में पृथ्वी पर क्या रिंग की उपस्थिति थी, तो बिल्कुल सही है, उसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल। चंद्रमा की उत्पत्ति के पश्चात या चंद्रमा की उत्पत्ति हो रही थी उस दौरान पृथ्वी पर जिस तरीके से शनि में रिंग पाई जाती है, उसी तरीके से यहाँ भी रिंग की उपस्थिति थी। ठीक है, और जब यहाँ पर बाहरी जो पदार्थ बाहर की ओर चारों तरफ इकट्ठा होकर के घूमने लगे, जब तो उसके बाद वो एकत्र होने लगे। ठीक है, एकत्र होने के बाद ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण वो एक ही चंद्रमा के रूप में चारों ओर परिक्रमा करने लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार से मून का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर यदि हम देखें तो जो मून है वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस तरीके से लगा रहा है, और एक तरीके से 2 स्थिति बनती है, पेरिजी और अपोजी।
ठीक है। यहाँ पर जो पेरिजी है वो नज़दीक वाला हिस्सा माना जाता है, सबसे नज़दीक, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है वो अपोजी वाली स्थिति मानी जाती है। ठीक है। एक चीज़ और, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ मून क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ मून, चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि पेरिजी या उपभू की अवस्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, और अपभू वाली स्थिति या अपोजी वाली स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थिति में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यदि एवरेज की यदि हम बात करें तो हर सप्तमी या 15 दिन के एक पखवाड़े के बाद दूसरा पखवाड़ा स्टार्ट होता है, और इस तरीके से हर सप्तमी या अष्टमी को इस तरीके की स्थिति पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इक्लिप्स या ग्रहण। यहाँ पर दो प्रकार के इक्लिप्स पाए जाते हैं, एक तो सोलर इक्लिप्स और एक लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यहाँ विशेष रूप से समझने वाली बात है कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो वो कब होगा? न्यू मून या अमावस्या के दिन ही होगा, जबकि चंद्र ग्रहण जो होगा, लूनर इक्लिप्स होगा, वो फुल मून या पूर्णिमा के दिन ही होगा। ये हमें याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि जब सोलर इक्लिप्स होगा, वो सोलर इक्लिप्स किस तरीके से होगा? यहाँ पर सूर्य, ये सूर्य, यहाँ पर ये चंद्रमा और यहाँ पर ये पृथ्वी, इन तीनों की स्थिति इस तरीके से होगी। और यदि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मुख्य हिस्सा है जहाँ फुल शैडो बनेगी उसे अम्ब्रा कहते हैं, और जो उसके आसपास का पार्शियल शैडो जो बनाता है, जो उसके आसपास का जो सत्ता है, वो पेनम्ब्रा कहलाता है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो जब मून या चंद्रमा अपने ऑर्बिट में जब जा रहा होता है, चल रहा होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स का निर्माण होता है। इसके विपरीत यदि हम बात करें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और यह पृथ्वी है। तो जिस जगह पर इस चंद्रमा की छाया पड़ेगी वहाँ पर मुख्य भूमि में, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर अम्ब्रा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य भूमि में यहाँ पर मेन शेडो बन रही है, लेकिन साथ ही में पार्शियल जब शेडो बन रही है इन स्थानों पर जो पार्शियल शेडो बन रही है, यहाँ पेनम्ब्रा होगा। समझ में हमें आया कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा की स्थिति किस तरीके से होगी, और इस स्थान पर फुल या पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि सूर्य की पूरी तरीके से छाया इस स्थान पर पड़ रही है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। 3 तरीके से सोलर इक्लिप्स होता है। पार्शियल, यदि केवल ऊपरी हिस्से से या किसी हिस्से से होकर के निकल जाए तो पार्शियल होगा। एनुलर, यहाँ पर इसका इस तरीके से बाहरी हिस्सा दिखाई देता है। और टोटल यदि इक्लिप्स की बात करें तो पूरी तरीके से उसको ढक लेता है। 3 तरीके से हम सोलर इक्लिप्स समझ सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पार्शियल इक्लिप्स, एनुलर इक्लिप्स और टोटल इक्लिप्स के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से कवर करते हुए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण किस तरीके से कार्य करता है। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा है। ठीक है। इस चंद्रमा का अपना तो कोई प्रकाश होता नहीं है। चंद्रमा जब चमकता है तो किसकी वजह से चमकता है, ये हम पहले से जानते हैं कि जब चंद्रमा चमकता है वो सूर्य की वजह से चमकता है। सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा से पड़ने के पश्चात वो पृथ्वी पर आती है। तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि चंद्रमा चमक रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो
सन और मून के बीच में अर्थ होती है और यहाँ अर्थ की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इस वजह से यहाँ पर चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। और जो मुख्य हिस्सा है, यहाँ पर जो मुख्य हिस्सा है ये अम्ब्रा कहलाता है और इसका पार्शियली जो हिस्सा है यहाँ पर ये पेनम्ब्रा कहलाता है। ठीक है, ये हमारे समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर चंद्रमा की कलाएं किस प्रकार से होती है, चंद्रमा किस तरीके से कला बदलता रहता है, वैक्सिंग और किस तरीके से वेनिंग, बढ़ती हुई और घटती हुई जो स्थिति है चंद्रमा की, जो अलग अलग कलाएं हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाने के दौरान यदि हम बात करें तो किस तरीके से घटता बढ़ता रहता है, वो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि यह सूर्य, यहाँ सूर्य पर ये पृथ्वी के सामने और चंद्रमा इसके चारों ओर किस तरीके से चक्कर लगा रहा है। और यहाँ हम स्थिति देख सकते हैं कि कितना हिस्सा चंद्रमा का प्रकाशमान जो होता है वो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ हमने इस तरीके से विभिन्न स्थिति देखी, प्लैनेट्स देखे, सूर्य देखे और विभिन्न दोनों प्रकार के इक्लिप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी। ठीक है, नेक्स्ट की अगली क्लासेस में हम देखेंगे। थैंक यू।